हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। तो स्वागत करते हैं मिस्टर सुधाकर देसाई का, जो कि एक चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर हैं और जिन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में। तो इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और साथ ही मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिस्टर सुधाकर देसाई का नंबर लिख दूंगी, जिससे कि आप उनसे डायरेक्ट कंसल्टेशन भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई कोई भी आपकी अगर इंक्वायरी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। सुधाकर जी, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि अगर किसी ने नई नई नौकरी स्टार्ट की है और उसकी बहुत ज्यादा खर्चे नहीं है, मतलब ऐसा है कि थोड़ी जिम्मेदारी है बट थोड़ा सा बचा भी सकते हैं, बट क्योंकि हमारी नई नौकरी होती है तो हमें ऐसा लगता है ना कि क्या अभी हम क्या बचाएंगे, इतने से तो पैसे मिल रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कम उम्र में भी आप सेविंग कर सकते हैं और फ्यूचर मतलब 10 साल बाद की प्लानिंग कर सकते हैं? हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। और इनफैक्ट यंगस्टर को तो सेविंग्स का हैबिट फर्स्ट सैलरी चेक से पहले ही मतलब डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द करियर में ही ये अपना इन्वेस्टमेंट पैटर्न सीख लेंगे तो फिर आगे आपको इजी पड़ेगा। ये नॉर्मली मिथ है कि आपका इनकम कम है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और आपका इनकम बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट आप कम इनकम में इन्वेस्टमेंट करना सीखेंगे तो ही जब आपकी इनकम बढ़ेगी तभी आपके इन्वेस्टमेंट का पैटर्न कंटिन्यू होगा। पहली बात तो है कि उनको अपना बजट बनना चाहिए। जो बजट बनाएंगे तो उनको मालूम होना चाहिए कि मुझे कितना खर्चा करना है, ठीक है। तो अगर आप बजट बनाएंगे तो आपको पता है कि सैलरी आने से पहले मुझे कितना खर्चा करना है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये भी प्लान करें कि जो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, यंगस्टर्स है तो आपको फिर आउटिंग जाना है, फ्रेंड के साथ बाहर जाने से बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो करने के लिए मना नहीं, लेकिन उसका एक लिमिट सेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो जाए कि आप अगले महीने की सैलरी इसी महीने खर्च कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो अपना जैसे आपकी सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, उस सैलरी के साथ आपका इन्वेस्टमेंट्स भी सेविंग्स भी बढ़ना चाहिए। आगे जो आप जो भी इनकम करते हैं उसका कम से कम 10% आप खुद पे खर्चा कीजिए। दैट इज़ पे यूर सेल्फ फर्स्ट। क्योंकि आज आपकी इनकम अगर 25,000 है, अगर उसे कल 1 लाख होना है तो 1 लाख के लिए जो आपको कैपेसिटी चाहिए, वो कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए आपको आगे और पढ़ना पड़ेगा, कुछ वर्कशॉप्स करने पड़ेंगे, सेमिनार्स करने पड़ेंगे, अपग्रेड करना पड़ेगा, कुछ नए कोर्सेज करने पड़ेंगे। उनकी फ़ीस भी काफ़ी मोटी होगी, तो आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा धीरे धीरे करके अगर आप सेविंग करेंगे तो कल यही चीज़ आपको 1 लाख कमाने के लिए भी हेल्प करेगी। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे भी मतलब टारगेट अपने गोल्स सेट करेंगे कि मैं पहले तो वहाँ इम्पोर्टेंट है कि मुझे सेविंग्स क्यों करना है। अगर वो क्लियर है तो सेविंग्स का रास्ता बन जाता है, फिर इनकम कितनी भी हो ये मायने लगता। जैसे पहले क्या होता था, मम्मी के पास पर्स में पैसे होते थे और वो उसमें से ही निकाल के खर्च करती थी। अगर बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे ये दिला दो, तो वो पर्स देखती थी कि अच्छा 500 रुपये है, 500 की चीज दिला सकते हैं। पर अब कैसा हो गया है कि आपने जीपे कर दिया और आपको पता ही नहीं है कि आपके अकाउंट में बचे हैं पैसे कि नहीं। आप देते जा रहे हो, फिर 10 दिन बाद आपको पता चला कि अब तो खत्म है, अब 20 दिन हमें पता नहीं कैसे चलाने हैं। तो इसका हमें क्या सोल्यूशन निकालना चाहिए? देखिए, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है, आप हर एक टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक मनी नहीं था तो भी कुछ लोग थे जो पैसा कैश होने के बावजूद भी इतना खर्च करते थे कि उनके पास लोगों से उधार लेके करते थे। अच्छा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक नॉन इलेक्ट्रॉनिक का रीज़न मतलब मेन कारण नहीं है, मेन कारण है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का। तो फिर भी अगर आप स्पेसिफिकली इस सवाल को अगर एड्रेस करना है तो कुछ लोगों का मैंने पैटर्न देखा है कि कैसे इसको हैंडल करते हैं। जैसे मान लीजिए उनके पास 2 बैंक अकाउंट है, तो एक ही अकाउंट में जीपे रखेंगे। तो उनको अगर पेमेंट करना है, उनको पता है कि मेरे 5,000 महीने का खर्चा है, तो 5,000 रुपया उस अकाउंट में लेके रख देंगे, बाकी का सब पैसा दूसरे अकाउंट में है, वो उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे। अच्छा। उस अकाउंट का पैसा खत्म हो गया, खत्म हो गया। दूसरे कुछ लोग क्या करेंगे कि उनके पास पैसा है तो एक ही अकाउंट है, तो बाकी का पैसा एफडी कर दिया या फिर इन्वेस्ट कर दिया कहीं और पे, है ही नहीं पैसा। तो बाकी का पैसा उनको पता है कि चलो बाकी का पैसा है लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा। तो जो अवेलेबल है उसी को करना है। तो डिसिप्लिन अगर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो पेमेंट सिस्टम है वो भी ये बात सही है कि जो आदत इतनी लग जाती है, इतना इजी हो गया ट्रांजैक्शन करना कि हमें लगता है 10 रुपये 5 रुपये करके पैसा कब निकलता मालूम ही नहीं पड़ता। तो ये जो एक कहावत है कि जो बड़ी नाव जो है वो डूबने के लिए उसको कोई बड़ा मतलब एक्सीडेंट होने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा होल भी उसको डुबा देता है। तो अगर आपकी अगर आदत ये जाए तो आप
दिन में 10 ट्रांजेक्शन करेंगे 10 रुपए के तो 100 रुपये है। 100 रुपये हो गए, हाँ। तो डिसिप्लिन से, फाइनेंशियल डिसिप्लिन से आप ये जो पेमेंट सिस्टम उसको भी कंट्रोल कर सकते क्या है, मतलब एक तरह से अवेयरनेस हो कि Awareness हर हो। महीने उनका कितना खर्च हो रहा है और वो कितना बचा सकते हैं, तो पहले ही उस पैसे को अलग हैं, अलग कर निकाल कर। तो अगर आपके 3-4 अकाउंट में है तो एक अकाउंट से पैसा खत्म हो गया, आप दूसरे पे जाओगे, हाँ। क्योंकि आपने डिसिप्लिन नहीं लगाया हाँ। कि कितना होना चाहिए। तो वो डिसिप्लिन लगा देंगे तो एक अकाउंट हो या 2 अकाउंट हो, आप अपने आप डिसिप्लिन बना ले। और एक और चीज है जो कि आजकल हमारे साथ होती है कि मान लीजिए मेरी नौकरी लगी 25,000 की, अब मैंने सोचा कि तो मेरी नौकरी लग गई है, 25,000 तो मुझे हर महीने मिलेंगे, तो मैंने ऐसे 4-5 EMI ले ली। मैंने घर का मुझे रेंट भी देना है, उसके बाद मैंने 2-3 EMI भी डाल दी कि फोन ले लिया, आईफोन ले लिया EMI पे। तो मुझे क्या रूल फॉलो करना चाहिए कि मेरी सैलरी का कितना % मैं EMI में डालूंगी, इतना % मैं सेव करूंगी? कुछ ऐसा रूल भी होता है ना इसका कि अभी वन ऑफ द कॉमन रूल है 50-30-20 अच्छा कि 50% जो है आपके बेसिक नेसेसिटी में जाना चाहिए। मतलब जो बेसिक ट्रैवलिंग है, जॉब के लिए आप जाते हैं, फिर खाने का है और रेंट है, मेंटेनेंस है, ये सब में 50% जाना चाहिए। 30% कंपल्सरी आपको सेव करना ही है अच्छा फ्यूचर के लिए। उसमें शॉर्ट टर्म, जैसे 3 साल से पहले कुछ आपको कोई कमिटमेंट्स है, उसके लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप कहेंगे, और 3 साल के ऊपर के जो आपके कमिटमेंट है, आपको 5 साल बाद घर लेना है, 5 साल बाद गाड़ी लेनी है, लेकिन उसमें भी डाउन पेमेंट के लिए पैसा लगेगा। तो वो सब आप दोनों मिला के आप 30% इन्वेस्ट कीजिए, और बाद में जो लास्ट का 20% बचता है उसको डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कह सकते हैं। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग मतलब आपको मूवी जाना है, आपको आउटिंग जाना है, आपको ट्रिप पे जाना है, आपको फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो ये जो पैसा है जिसको आज के जो जनरेशन है वो खास करके वो ये नहीं सोचते कि हम लोग 5 साल बाद, वो बोलते कि आज का क्या, मुझे आज पैसे को एंजॉय करना। हाँ। तो ठीक है, आप उस एंगल को भी लेकिन आप कंट्रोल में रखिए कि मेरा ये इतना बजट है, और कहीं से भी बोरो नहीं करना है आपको। क्या बोरो करेंगे तो फिर वो कैलकुलेशन मिसमैच हो जाएगा। हाँ, ये आपका ट्रैक से आप ट्रैक निकल जाएंगे, क्योंकि वो भी आपको अलग लग ऐसे भी जाएगा। तो मान सकते हैं कि वो 50% जो आपने बोला कि अपने लिए रखना है, और जो 20% आपने डिस्क्रिशनरी डाला वो भी हम इसी में डालने हैं ना, कि 70% हमें अपने लिए रखना है और 30% सेव करते जाना है। तो ये रूल भी वही हुआ ना एक तरह से। वो करेंगे तो दूध में शक्कर ऐसा है। अच्छा। क्योंकि अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आप अपने उस पर कंट्रोल कर पाएंगे, और अच्छा वही पैसा आपको जो 20 रुपए कल आपके पास 200 रुपये बन के आएगा। लेकिन जैसे ये उन लोगों के लिए है रूल कि जिनको एक डिसिप्लिन चाहिए कि चलो मुझे इसके ऊपर स्पेंड नहीं करना है, कम से कम इतना, ये मिनिमम रूल है। अगर आप 50% सेव कर, अगर मान लीजिए 50% की जगह पे आप 30% आपका बेसिक खर्चा है और बाकी का पैसा आपका 20% एक्स्ट्रा बचता है, वो भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कंपाउंडिंग होगा। अच्छा। तो ये एक्चुअली एक साइकिल है, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना पैसा आपके लिए फ्यूचर में बनेगा, उस पैसे से आपका रिटर्न्स बनेगा। तो धीरे धीरे जो आपका परसेंटेज है स्पेंडिंग का, आपका जो होम एक्सपेंस का कम होते जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन वो उल्टा भी है, अगर आपने पहले से 70% स्पेंड कर दिया तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बचा नहीं। तो फिर जो बहुत सारी सिचुएशन जो लोग फेस करते हैं, हैंड टू माउथ सिचुएशन, कि इस महीने की सैलरी आ गई, खर्च हो गई, अगले महीना क्या। जैसे कोविड में हमने देखा बहुत सारे लोगों के साथ कि जिन्होंने कुछ सेव नहीं किया, तो अभी 1-1 साल तक कंटिजेंसी चली, कुछ लोगों के जॉब चले गए, तो 1.5 साल का खर्चा कहाँ से निकालेंगे। उन्होंने इसका प्लानिंग ही नहीं किया। तो ये सब चीजें आपको उस प्लानिंग के लिए हेल्प करेगी। ऐसा क्यों हो रहा है दुनिया भर में कि अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है? इवन इंडिया में भी अगर हम स्टैटिस्टिक्स चेक करें तो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉप पर हैं, वो अमीर ही हैं बहुत सालों से। और हम ऐसा कहते हैं, जो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, वो हमेशा ऐसा कहता है कि महंगाई बढ़ गई है, पैसा नहीं है खर्चे के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर के पास प्रॉपर्टी बनती चली जा रही है? देखिए, इसका मेन रीजन है कि माइंडसेट। जो अमीर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है पैसे के बारे में। जैसे अगर जो अमीर है उसको अगर पैसे के बारे में पूछेंगे तो वो सोचेगा कि मैं कैसे पैसा बनाऊं, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करूं। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास अगर पैसा आ जाए तो वो पहले सोचते हैं कि मैं इसको कैसे खर्च करूं, कि मैं कौन सी गाड़ी लूं, मेरे पास आज एक वॉच है तो मैं इसमें 3 वॉच ले लूं, ब्रांडेड वॉच ले लूं। तो सही गलत इसमें फर्क पड़ता है कि आपके पास अगर 1 लाख है, उसमें से 15 लाख आप वॉच लेते हैं, तो उस वक्त तो वो आपके लिए सही नहीं है। आप पहले 15 लाख बनाओ, फिर 15 लाख की वॉच लो, ठीक है।
तो अमीर आदमी सोचता है कि मैं 1 लाख का पहले 15 लाख बनाता हूँ। दूसरी चीज जो माइंडसेट की ये है कि जो गरीब लोग हैं वो सोचते हैं कि स्केर्सिटी है इस पूरे वर्ल्ड में, पैसे की कमी है, इसके लिए वो रिस्क नहीं लेते। तो लेकिन जो अमीर है वो सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटीज है और वो आ रही है, छूट रही है, और वो ढूंढते रहे कि अपॉर्चुनिटीज कैसा है, मतलब कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। वो एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेते हैं। अगर मतलब उनका बिजनेस हो या जॉब हो, वो हमेशा सोचते हैं कि मेरा जो पैसा है वो अकाउंट में शांत नहीं बैठना चाहिए, मगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे पैसे ने भी उतनी मेहनत करनी चाहिए। तीसरी चीज ये है कि वो जो अमीर है वो हमेशा लर्निंग पाथ में रहते हैं, वो हमेशा सीखते रहते हैं। अपने जैसे लोगों के साथ जाते हैं, देखते हैं कि दूसरा वाला क्या कर रहा है, किसी रिलेशन में पैसा बनाया, अगर उनको रिलेशन में पैसा बनाना है तो सोचते हैं कि मैं प्रॉपर्टी लेने से पहले उसकी सलाह लेता हूँ ताकि मुझे कम से कम प्राइस में अच्छी प्रॉपर्टी मिले, तो ये कंसल्टिंग करते हैं। लेकिन जो गरीब है वो लर्निंग पे उतना इन्वेस्ट नहीं करते, इसके लिए कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर बहुत सारे पॉन्जी स्कीम्स है, फिर बहुत सारे फ्रॉड स्कीम्स में, इसमें मैक्सिमम टारगेट कौन है? जो गरीब लोग है वही है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं बिना मेहनत झटपट पैसा बना लूं, लेकिन उससे पीछे वो रिसर्च नहीं करते, किसी की सलाह नहीं लेते। फिर जो अमीर है वो सोचते हैं कि मैं स्मार्ट तरीके से काम करता हूँ, मतलब मैं भी काम करूंगा, मेरा पैसा भी काम करेगा, मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा पैसा बनाऊंगा। और जो गरीब लोगों की सोच क्या है, मैं जितना हार्डवर्क करूंगा उतना मुझे ज़्यादा फल मिलेगा। तो हार्डवर्क का ज़माना चला गया, हार्डवर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी है। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अमीर हमेशा असेट्स में पैसा इन्वेस्ट करता है। असेट्स मतलब कोई भी चीज़ अगर आप बाय करते हैं या अपने पैसे से लेते हैं, तो क्या वो चीज़ आपको फ्यूचर में पैसा बना के देगी? और जो गरीब है वो लाइबिलिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 2 लोग बाइक लेते हैं, तो जो अमीर है वो बाइक इसके लिए ले रहा है ताकि उसका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने का जो टाइम है वो बच जाए, तो वो अगर वो 4 काम कर पा रहा है 5 काम कर पा रहा है। लेकिन जो गरीब उसको जरूरत ही नहीं है, उसका अगर 2 बिल्डिंग छोड़ के अगर उसका ऑफिस है या फिर घर है, वो बाइक क्यों ले रहा है जब जरूरत नहीं है? तो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए। तो जो चीज़ नहीं है वो चीज़ वो ले रहा है। अगर फोन लेना है, अगर 20,000 के फोन में काम हो रहा है तो 1 लाख के फोन की जरूरत क्या है? बिकॉज मेरे दोस्त ने लिया इसके लिए मैं लूंगा। ये गरीब लोगों का पैटर्न होता है। अमीर सोचते हैं 20,000 की जगह मैं 15,000 फोन में काम करता हूँ, 5,000 बचेगा वो मैं कहीं और पे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ। तो ये जो असेट्स है, मतलब असेट्स पर अलग अलग टाइप के होते हैं। रियल एस्टेट असेट हो गया, आपने प्रॉपर्टी बनाई ताकि उसमें से मुझे रेंट आए, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया ताकि उसमें से आपको डिविडेंड आए, आपने गोल्ड ले लिया ताकि उसकी भाव बढ़ेगा। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन जो गरीब है वो क्या, वो गोल्ड लेगा इसके लिए ताकि वो उसको दिखाना है। तो ये जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। लायबिलिटी मतलब जो चीज़ अपने जेब से पैसा लेके जा रही है, अपने कार ले ली और महीने के साल के 9 महीना वो खड़ी है, वो मेंटेनेंस खा रही है, वो उसको मतलब उसमें और चैलेंजेस आ रहे हैं, और आप उसका ईएमआई भरते जा रहे हो 3 महीना यूज करने के लिए। वही अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो अमीर है वो सोचेगा कि इससे अच्छा तो मैं ओला ओबर ले लूँ या फिर रेंटल कार ले लूँ। अगर मुझे 4 लाख ईएमआई भरना है, इससे अच्छा मेरा काम 40,000 में हो जाएगा। तो ये पूरा मैथमेटिक्स वो करता है। तो ये जो, और फिर ये इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट है कि अगर आपके आज किसी पास 15 लाख है, उसने 1 लाख से 15 लाख बनाना सीख लिया, वो 15 लाख का 1.5 करोड़ बनाना सीख जाता है। लेकिन जिसने 1 लाख से 15 लाख तक नहीं पहुंचा, फिर वो सोचता है डायरेक्टली मुझे 1 करोड़ मिल जाएगा, 1.5 करोड़ मिल जाएगा। अगर मिल भी जाएगा तो भी उस पैसे के साथ क्या करेगा अगर उसको पैसे को हैंडल करना नहीं आता? तो पैसे का जो नॉलेज है वो दुधारी तलवार है। तो अगर आपको नॉलेज को यूज करना आ गया तो आप अमीर बनते जाओगे। लेकिन अगर आपको पैसे को संभालना नहीं आया, उसका नॉलेज आप अगर गलत ऐसे यूज करोगे तो अपना खुद का सर कटा लोगे। अगर हम थोड़ा इमोशनल साइड देखें इसका, जैसे कोई भी इंसान जो गरीबी में पलकर बड़ा हुआ है, जिसने अपने घर में हमेशा स्कैर्सिटी देखी है, तो जब उसके पास पैसे आते हैं तो पहले वो सोचता है ना कि मैं अपनी ख्वाहिशें पूरे कर लूँ, या फिर मैंने सपना देखा था कि मुझे ये फोन यूज करना है। तो क्या हमें एक बैलेंस बना के लाइफ को चलना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सेव कर लेते हैं और थोड़ा अपनी जो भी हमारे सपने वो भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली सोचकर और सारा पैसा रख दिया फ्यूचर के लिए और पता चला मर गए, कुछ यूज ही नहीं कर पाए। तो उस तरह की भी सोच कई बार होती है ना कि आज में जी ले हम। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो आजकल की जो यूथ है वो ऐसा सोचता है ना कि यू लिव ओनली वंस, ऐसा कुछ है ना जो शॉर्ट में ही लोग यूज करते हैं। तो फिर वो फिलॉसफी भी, तो यहाँ पर हमें उसे कुछ बैलेंस करना पड़ेगा ना कि किस तरह से उसे काम करेंगे।
तो ये वही बात हो गई ना कि आपको अगर अंबानी भी बनना है और आपको, जैसे माइकल जैक्सन का एग्जांपल लेते हैं, वो उसने करोड़ों रुपया कमाया, ऐसा क्या नहीं था जो उसके पास नहीं था, कॉस्टलीस्ट लाइफस्टाइल थी उसकी। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पैसा कमाने के बाद, आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने गोल्डन टाइम में बहुत पैसा बनाया, लेकिन बाद में जब उनका डाउन टर्न आया तो वो जब उनका काम नहीं था तो उन्होंने खुद के लिए कुछ बचाया नहीं। तो आपको एक दिन का अमीर बनना है या फिर आपको लाइफ टाइम अमीर बनना है, ये सोच। आज आप जी रहे हो, ठीक है, आज अपने पैसा बना लिया, आज अपने खर्चा कर लिया, आज अपने घूमने चले गए, लेकिन कल का क्या? कल फिर क्या? कल आप बेसिक चीज़ों के लिए किसी और पे डिपेंड रहेंगे। तो ये बैलेंस आउट करना हमेशा ज़रूरी है। ये नहीं, ऐसा भी नहीं करना है कि आपने पैसा बनाया 60 साल में आपका बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उस पैसा क्या, ये बात भी सच है। उतना भी एक्सट्रीम नहीं करना है, लेकिन ये भी नहीं करना है कि आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही नहीं बनाए। जैसे हर एक घर में जाएंगे तो एक डिसिप्लिन होता है, हर एक ऑफिस में जाएंगे तो डिसिप्लिन होता है, तो हर एक जगह पे एक डिसिप्लिन होता है। वैसे अपने खुद के पर्सनल फाइनेंस लाइफ का आपको भी एक, जैसे मान लीजिए आप अपने खुद के लाइफ के सीईओ है और अगर आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाए कि आपको पैसा भी खर्चा करना है, लोग भी खुश रहे, एम्प्लॉय भी खुश रहे, प्लस आपको आपकी कंपनी को बढ़ाना भी है, कंपाउंड भी करना है कि जो आपकी जो कंपनी आज 1 लाख की वो 1 करोड़ की हो जाए, 1 करोड़ की 100 करोड़ की हो जाए, तो अब आप कैसे सोचोगे? वैसे अपने खुद के लाइफ के बारे में आपको सोचना। हाँ, तब शायद लोग एक रैशनल डिसीजन लेंगे। आपने इतना सारा समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी इन्फॉर्मेशन दी जो कि मुझे भी नहीं पता थी, तो मुझे लगता है व्यूअर्स के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ये। तो मैं तो और भी बहुत सारे सवाल है मेरे पास, लेकिन आई थिंक हमारा टाइम हो चुका है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम ऑल्सो। थैंक यू। तो मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं एक नंबर लिंक कर दूंगी, उस नंबर पर कॉल करके सुधाकर जी से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।